आज की क्लास में टेक्सोनोमिकल की एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ आपको जो टर्म दिख रहा है दैट इज की, KEY की टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वैसा की तो बिल्कुल नहीं है जो आप घरों में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो की है ये टोटली डिफरेंट है। ये आपके NCERT से ये लाइंस जो है वो लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको ध्यान से रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, आपके पास स्टेटमेंट है कि ये जो कीज है, दीज कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को समझेंगे क्या मतलब होता है इसका। आप इंग्लिश में दो वर्ड्स एक साथ यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और सुनते हैं, ठीक है। और इनको ये भी है कि आप एक जैसे ही सेंस में यूज करते हैं। जैसे एक टर्म आपने एनालिसिस सुना है, ये देखिए एनालिसिस है जिससे हमने एनालिटिकल बनाया यहाँ पे। और दूसरा एक टर्म है आपके पास ऑब्जर्वेशन। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको ये समझ आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। आंसर कीजिए एक बार, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। जो आता है आंसर कीजिए, उसमें करेक्शन करती हूँ मैं। मैम आई डोंट नो। चलिए देखिए, इसको हम लोग एक इमेज के हेल्प से करते हैं, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना था पिछली क्लास में। मतलब किसी के ऊपर रिसर्च करना। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलेंगे? एनालिसिस मतलब किसी के ऊपर रिसर्च करना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और ऑब्जर्वेशन मतलब? ऑब्जर्वेशन मतलब सर मैम कोई चीज को ऑब्जर्व करना है। देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे आपके सामने ये पैरेलल वेनेशन शो हो रहा है। आपको ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस पैरेलल वेनेशन। ये क्या है पैरेलल वेनेशन। ये नीचे साइड में क्या है आपके पास, बॉटम में रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। तो अभी जो हमने इसको देख के बोला कि ये पैरेलल वेनेशन है, ये भी पैरेलल वेनेशन है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। दैट इज ऑब्जर्वेशन। बाहर से हमने देखा किसी चीज को, जैसे केमिस्ट्री का आप जो भी प्रैक्टिकल लिखते हैं उसके एंड में आप ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जर्वेशन। अगर पता चला कि आपने कोई रिएक्शन किया है, कोई केमिकल फॉर्म हुआ है, उसका स्मेल कैसा है, ऑर्डर कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, कलर कैसा, सब कुछ आप लिखते हैं, ठीक है। बट आपने अगर एक ग्लास वाटर रखा है और दूसरे ग्लास में अगर आपने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने रखा हुआ है, और जब आपने कैप लगा के रखा है दोनों का, तो आपको क्या पता कि जो बाहर से दिखने में एक जैसा आपको ऑब्जर्वेशन के तौर पे लग रहा है, वो एक्चुअली क्या है, एक तो बिल्कुल डेंजरस है उसमें से, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एनालिसिस को कैसे समझे हम, ठीक है। तो एनालिसिस क्या हो गया, जब इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन करें, कोई सा भी पैरेलल वेनेशन वाला होगा, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो इसका अपीयरेंस, और अगर रेटिकुलेट वेनेशन मतलब डायकॉट, रेटिकुलेट वेनेशन मतलब डायकॉट, ठीक है। यहाँ भी देखिए, एक आपके पास क्या है, ये रेटिकुलेट वेनेशन, और एक क्या है, ये पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। तो इसको जब आप एनालिसिस कैसे करेंगे, जब आप इसके अनाटोमी को देखना स्टार्ट करते हैं, तब जाके हम बोलेंगे कि हमने इसकी एनालिसिस स्टार्ट कर दी है, ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में जो नेक्स्ट क्वेरी आएगी वो ये है कि ये तो ठीक है, ये कोई स्पेसिमेन है, तो मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया, समझा दिया, लेकिन इस की के बारे में क्या है, कीज को हम कैसे बोले कि ये एनालिटिकल इन नेचर है, तो इसको समझिए ध्यान से। टेक्सोनॉमिकल की, अब आपके ब्रेन में कोई कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे आप कोई डायरी लेके नहीं गए, आप कोई बुक लेके नहीं गए, आपने किसी फोन का या गूगल का इस्तेमाल नहीं करा। मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया कि 5 प्लांट्स आपको हर्बेरियम शीट बनाते हुए 5 प्लांट्स आपको मोनोकॉट्स के लगाने हैं और 5 प्लांट्स आपको डाइकॉट्स के लगाने हैं, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे उसको, कैसे करते हैं आप उसको, आप अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करेंगे, यस और नो, करेंगे ना। तो आपके ब्रेन में जो कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल करके आप उसके क्लासिफिकेशन का काम कर रहे हैं, वो मुझे तो नहीं दिख रहा, या आपके सामने कोई पर्सन है उसको तो नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको, और इस बात को आपको बताया जा रहा है कि कीज जनरली कैसे होते हैं, एनालिटिकल होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? एनालिटिकल होते हैं नेचर में।
और अगर हम कहीं पे कोई क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक है कपलेट और दूसरा है लीड। सबसे पहले आप ये बोलेंगे कि हमें तो यही समझ नहीं आ रहा टेक्सोनॉमिकल की होता क्या है। तो जैसे आपने अभी तक जितनी टेक्सोनॉमी के बारे में सुना है और जहाँ-जहाँ पे आपने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की लगाया, टेक्सोनॉमिकल की अभी यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। एक छोटी सी बात याद रखनी है कि टेक्सोनॉमिकल की इज आल्सो यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है टेक्सोनॉमिकल की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब हिस्ट्री की भी बुक्स जब बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे उनको मेंशन किया जाता है कि जो हमारे अर्थ का पूरा कंप्लीट वेजिटेशन है उसको हम फ्लोरा कहते हैं, और जो एनिमल्स हैं उनको एक साथ कंक्लूड करके हम फौना बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हमें मिला जिसको हम नहीं पहचानते या हम जिसको नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको कैसे, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप भले ही इसको पहचानते हैं ये हाउस फ्लाई है। ठीक है, ये क्या है, हाउस फ्लाई है। ठीक है, अभी आप इसको पहचानते हैं, लेकिन अभी आप कुछ देर के लिए ऐसा सपोज कर लें कि आप इसको नहीं पहचानते। ठीक है, आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला, अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई क्या। आप बोलेंगे अच्छा हमारे ऊपर तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हमें इसको क्या करना है, प्लेस करना है कि हम इसको प्लेस कहाँ करें। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे क्या ये मोलस्का से मिलता है क्या, आप बोलेंगे नो, इसके बाहर कोई कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं है, दैट इज नॉट मोलस्का। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि ये अर्थवॉर्म जैसा कोई सेगमेंटेशन कंप्लीट बॉडी पे शो करता है क्या, या उतना सॉफ्ट बॉडी एनिमल है क्या, आप बोलेंगे नो। तो आपने जब डिसिमिलैरिटी देखा तो इसको किसी पर्टिकुलर फाइलम से आपने बाहर कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसकी सिमिलैरिटी को मैच करेंगे। फिर आप क्या देखेंगे, अच्छा ये क्या कर रहा है, जॉइंटेड अपेंडेजेस कैरी कर रहा है। ठीक है, तो हम कहाँ प्लेस करेंगे इसको, जॉइंटेड अपेंडेजेस कैरी करने की वजह से हमने इसको ऑर्थ्रोपोडा में डाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या है, ये इंसेक्टा में चला जाएगा, क्योंकि क्या है, ये हेक्सापोडा मतलब 6 अपेंडेजेस हैं इसके। ठीक है, ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। जैसे मैंने आपको बताया था छोटे छोटे ऐसे विंग्स इसके पास अवेलेबल है, तो हम इसको डिप्टेरा के अंदर प्लेस करेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की प्लेसमेंट कहीं करनी होती है, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो ऑब्वियस है कि आप वहां पे उसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज दोनों को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ये आपके पास है बेसिस ऑफ यूजिंग टेक्सोनॉमिकल की, तो इसको आप ब्लाइंडली लिख सकते हैं कि इसका जो बेसिस, बेसिस मतलब क्राइटेरिया होता है, बेसिस मतलब क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। अब आप मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तब तो ठीक है, 100 पढ़े, 1000 पढ़े, 2000 पढ़े, मेरा कुछ नहीं जाना है। ठीक है, सब अपने अपने घरों में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। बट आप अगर 100 स्टूडेंट्स उठ के आएंगे मेरे पास क्लासरूम में, मेरे उस क्लासरूम की कैपेसिटी होगी 20 बच्चे की। ठीक है, अब ऑब्वियस है वो 100 स्टूडेंट्स तो उसमें आ नहीं सकते, तो फिर मैं क्या करूंगी, उनको 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दूंगी। तो अब आप में से कोई बच्चा कंप्लेन लेके आएगा, मेरा फ्रेंड उस सेक्शन में है, कोई गर्ल आएगी मेरी सिस्टर उस सेक्शन में है, तो मैं उसको दूर करने के लिए क्या करूंगी, क्राइटेरिया बनाऊंगी जिससे मैं सेक्शन डिवाइड कर सकूं। क्या, अब इंडियन आइडल का ऑडिशन तो मैं ले नहीं रही कि मैं आपकी सिंगिंग कराना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं, तो मैं आपका टेस्ट लूंगी, ऑब्वियस है। ठीक है, अब फर्स्ट टू 20 रैंक वाले जो बच्चे हैं उनको ए सेक्शन में मैंने डाला, 21 टू 40 वाले को मैंने, आप समझ रहे हैं। तो वहां आपके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, टेस्ट था, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, जो भी आपने दिया है। तो एग्जैक्टली अब इसको तो हम टेस्ट देने नहीं बिठा सकते ना, ऑब्वियस है कि इसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो इसके केस में वो क्राइटेरिया क्या है, इनके अंदर की जो सिमिलैरिटीज है और इनके अंदर की जो डिसिमिलैरिटीज है, मतलब जो समानताएं हैं और जो विभिन्नताएं हैं, दोनों को हम काउंट करके यहाँ पे इनको प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। अब एक अगला वर्ड है, आपको बेसिस समझ आ गया, बेसिस मतलब वो क्राइटेरिया, पैमाना, स्केल जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल की का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, देन एक वर्ड है कपलेट। ठीक है, तो एक बात तो आपको समझ आ रही है, ये वर्ड अगर मैं पूछूं कपलेट देख के आपको क्या लग रहा है, तो आप बोलेंगे, आपका एक आंसर होगा कि समथिंग इज इन पेयर।
मतलब कुछ ऐसा है जो पेयर में अवेलेबल है। कैसे है? मतलब जोड़े में है, पेयर में है, ठीक है। तो पेयर में कैसे? वापस हम उसी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एनिमल तो मुझे मान लीजिए, चलिए इसी को ले लेते हैं। एक है ये, यहाँ पे ये लॉयन है और दूसरा यहाँ पे जिराफ है, ठीक है। तो क्या ये इसके जैसा दिखता है? नो। क्या ये जिराफ इस लॉयन जैसा दिखता है? नो, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जब दोनों एक दूसरे की तरह यहाँ पे दिख ही नहीं रहे, नजर ही नहीं आ रहे, तो अगर हम इस लायन को प्लेस करना स्टार्ट करें कहीं पे, आपको पता है क्या है, ये मैमल है, ठीक है। तो अगर इसका किसी के साथ कोई फीचर मिलता है तो यस, और नहीं मिलता है तो नो। तो एक फीचर के हम वहां पे पेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे किस टर्म का यूज करते हैं? कपलेट टर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जो टर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज कपलेट, ठीक है। तो ये जो है एक इसी में एक और टर्म जो आपने सीखा है दैट इज कपलेट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये कपलेट आपको समझ आया कि हम कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट। कुछ ना समझ आए, मंडल साहब का एक्सपेरिमेंट याद करना है आपको। एक टॉल पी प्लांट लिया था उन्होंने, एक डॉट पी प्लांट लिया था, उनकी क्रॉसिंग वो 7 ईयर्स तक कराते रहे, ठीक है। तो एक टॉल था, दूसरा क्या था? कंप्लीटली डॉर्फ था। तो वहां पे पेयर ऑफ फीचर है ना, वहां पे क्या है? वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का पेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज और है जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ दैट इज न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स। हम इतनी माथापच्ची या मेहनत क्यों कर रहे हैं? अब हमारे पास जो चीजें अवेलेबल थी हमने तो मजे से पढ़ाई कर ली, हाँ ऐसा 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 होता है। लेकिन ये अगर कोई चीज हमें नहीं मिलती है और उसको हमें यहाँ पे क्लासिफाई करना है, तो उसके लिए हम टेक्सोनॉमिकल की का इस्तेमाल करेंगे। और टेक्सोनॉमिकल की जो है, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर ब्रेन विच हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में क्या करता है? आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स है यहाँ पे। अब एक दूसरा यहाँ हाईलाइटेड वर्ड है दैट इज लीड। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, ठीक है। अच्छा, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा और मैं आपको बोलूंगी आंसर कीजिए। मैंने बोला एक ऑर्गेनिज्म है एक्स वाई जेड, कुछ भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ये जो है सपोज कीजिए ये बीटल है यहाँ पे, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, इतनी सारी बीटल्स लगा दी मैंने, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने आपको एक स्टेटमेंट क्या दिया? दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द लार्जेस्ट फाइलम। मैंने एक स्टेटमेंट दिया। आपका आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर क्या होगा आपका? मैम इट इज ऑर्थो किसको बिलोंग करेगा ये? आर्थ्रोपोड। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि आप समझ गए कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा। मैंने आपको कुछ समझाया नहीं, कुछ बोला नहीं मैंने आपको, आपने उधर से आंसर दिया ऑर्थ्रोपोडा। क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा जब आप पूरी एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको कौन सी बात समझ आई? अच्छा, हमें इतना तो समझ आ ही रहा है कि आप जिस लोकल एरिया में रहते हैं तो वहां की पॉपुलेशन से ज्यादा दिवाली के टाइम में आपकी ट्यूबलाइट के ऊपर पॉपुलेशन होती है इंसेक्ट्स की। तो बोला जाता है कि 10 में से 8 ऑर्गेनिजम्स कौन है? इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक पाई चार्ट है, इसको देख के भी आपको ये बात जो है वो समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये रहा कि जो पूरे लिविंग सिस्टम में हम देखना स्टार्ट करते हैं, ये देखिए ऑर्थ्रोपोडा, इससे भी ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे अदर ऑर्थ्रोपोड्स जो लिखा हुआ है, एक्चुअली सच्चाई ये है, अगर इसको बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट बनाया जाए तो 70 to 80% कौन है? ऑर्थ्रोपोडा है। तो जिसकी वजह से हम इसको लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं। और अदर एनिमल्स जो है वो बेचारे तो इतने में ही है वो, है ना। तो क्या मतलब हुआ कि हम जो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो ईच स्टेटमेंट विच हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन। अब ऐसा नहीं कोई भी ऐरा गैरा पॉइंट उठा के हमने बोल दिया कि ये क्या है, ये लीड है, नहीं। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं? हम लीड सिर्फ उसी को बोलेंगे जो कि क्या करेगा? जो कि क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? क्लासिफिकेशन में हमें हेल्प करेगा, हम उसको लीड बोलेंगे, ठीक है।
अब अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पेज पे अवेलेबल कोई भी ऐसा टर्म है, कोई भी ऐसा वर्ड है जिसको समझने में आपको दिक्कत हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। कोई ऐसा टर्म। और एक और चीज अच्छी बात ये है, ये पीडीएफ ऑलरेडी सेंट है, आपको भेजा जा चुका है, ठीक है। तो उसी से मैं आपको करा रही हूँ ताकि आपको टेंशन भी नहीं हो, हेडक भी नहीं हो कि हम इसको कैसे कहाँ से कवर करें। और काफी बच्चों ने तो सुनते सुनते लिख भी लिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है, मच बेटर है ना। लेकिन अगर आपको अभी इसमें से कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। कोई डाउट किसी को? एक डाउट था हाँ बोलिए। मैम, ये की से या फिर मैम ये हर्बेरियम से जो भी मैम आपने पढ़ाया है मैम, इससे क्या कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि मैम? एग्जाम में एक क्वेश्चन मैं आपको नीट के एग्जाम का बताती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट सीधा नीट के एग्जाम का एक क्वेश्चन बता रही हूँ, जो कि एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन के तौर पे हम मान सकते हैं। जैसे होता ना, कई बार हम एक मैप में से, बचपन में आपने गेम खेला होगा, हम तो खेलते थे, हम एक एटलस के अंदर मैप ले लेते हैं, ठीक है, और मैप में हम बोलते हैं इस जगह को ढूंढो, और हम टाइम देते हैं दूसरे बच्चे को 1 मिनट 30 सेकंड। देखा होगा आपने भी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब ये स्टेटमेंट पूरा लिखा जा रहा है तो यहाँ पे एक स्पेशल टर्म है कपलेट। अब ऐसे इंग्लिश के एक वर्ड के तौर पे देखें तो कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो साफ सीधा से क्वेश्चन पूछा गया था नीट के एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द टर्म कपलेट। ठीक है, आपको ऑप्शंस वहां पे दिए गए थे, टेक्सोनोमिकल हायरार्की, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, टेक्सोनोमिकल की। तो मार्क किसको करना है आंसर? मैम की को। टेक्सोनोमिकल। मैम टेक्सोनॉमिकल टेक्सोनॉमिकल की। आपने, हाँ, इतने देर लेक्चर सुना है तो गारंटी है कि आपको याद तो हुआ होगा। इतनी बार मैंने रिपीट करा, आपको याद होगा, हमने की में सुना था इसको, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन किसके ऊपर आता है? लीड के ऊपर आता है, ठीक है, कि गिव अ स्पेसिफिक टर्म फॉर ईच स्टेटमेंट इन द की। तो आपको लीड लिखना है, वहां पे क्या लिखना है? लीड लिखना है, बस यही दो क्वेश्चंस हैं। और टेक्सोनोमिकल की तो आप लिख ही लेंगे, जहां भी टेक्सोनोमी आया तो आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट देना है, इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच आर सर्वाइविंग इन आवर लिविंग सिस्टम, ठीक है। और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? नो मैम। आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। चलिए, अब देखिए, जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको वहां पे बोला जाता था कि आप एक मतलब किसी भी प्रॉपर कंट्री या कोई है, आप उसको मैप में से ढूंढ के दिखाइए, ठीक है। एक वर्ड है आपके पास, फ्लोरा एंड फौना, ये बच्चे बच्चे को पता है, ये सो नो, है ना, हिस्ट्री में भी बार बार सुनते हैं, मैंने अभी अभी बोला, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। फ्लोरा मीन्स हो गया जो कंप्लीट वेजिटेशन ऑन अर्थ है, दैट इज कंप्लीट बॉटनी। तो ये क्या हो गया? फ्लोरा हो गया, ठीक है। दूसरा वर्ड हम किसके लिए यूज करेंगे? एनिमल्स के लिए, जूलॉजिकल वर्ड के लिए यूज करेंगे, दैट इज फौना, ठीक है। तो आप जब एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे जाएंगे, लास्ट मतलब किताब के लास्ट में नहीं चले जाएंगे, ठीक है, लास्ट पेज मतलब चैप्टर 1 का जो लास्ट पेज है आपका, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में पहला वर्ड आपको लिखा है फ्लोरा। फर्स्ट जो वर्ड आपको लिखा हुआ है दैट इज फ्लोरा। क्या कहते हैं हम लोग उसको? फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मैनुअल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? मैनुअल्स। ऐसे तो बोले तो हम एक लाइन में रीड करके इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप फंसेंगे वहां जहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, अगर आपको लगता है कि हमें फ्यूचर में इसमें डाउट होने वाला है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, कोई सामान आप ऑर्डर करते हैं, कोई ऐसी चीज है जो आती है, तो उसमें क्या है, एक टर्म जो आप बार बार सुनते हैं। कोई भी नई चीज आपने खरीदी, एसी आया आपके घर में, या कोई ऐसा सामान आ गया, कोई ऐसी चीज आपने खरीद ली जो आपके घर में किसी ने इस्तेमाल नहीं करा है पहले, ठीक है। कुछ भी आपने ऐसा ऑटोमेटिक सामान मंगा लिया, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गया, ठीक है। अब इतने बटन होते हैं उसमें कि सोचना पड़ता है, लैपटॉप जैसा की तो बिल्कुल नहीं होता। और जितने अलग अलग ब्रांड्स के आप वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, सबका अलग अलग बटन होता है, ठीक है। तो वो एक मैनुअल देते हैं साथ में, पेपर होता है ना,
है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मैनुअल। ये मैनुअल वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उस मैनुअल के एग्जांपल से आपको इस मैनुअल को समझ में आने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में मैनुअल्स क्या होगा फिर? तो मैनुअल्स का मतलब है कि आपने अगर किसी ऑर्गेनिज्म का रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन रख लिया, जैसे हम कोई सा भी ऑर्गेनिज्म उठाते हैं, जैसे इसमें देखते हैं म्यूजियम में क्या क्या है हमारे पास। हाँ, सपोज कीजिए इसमें से काफी ऐसे तो नजर आ रहे हैं, डायनासोरुला इसमें तो दिख नहीं रहा। तो कोई अगर एक ऑर्गेनिज्म आपको नजर आता है, ठीक है, कुछ भी, मान लीजिए ये रूट आपको दिख रहा है, सबसे बढ़िया तो यही बेस्ट एग्जांपल, इससे साधारण कुछ नहीं हो सकता। ये देखिए, इसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। अगर कोई डाइकॉट हो तो उसका ऐसा इसको हम टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट का क्या मतलब है? टैप रूट का मतलब है कि पहले क्या होता है, उसमें एक मेन देखिए मोटा सा रूट है, फिर एक सेकेंडरी निकला, फिर टर्शियरी निकला, ऐसे सो ऑन जो है वो निकलता रहता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, फाइब्रस रूट है। दूसरा क्या है यहाँ पे, फाइब्रस रूट है। ठीक है, तो फाइब्रस रूट किस में होगा? फाइब्रस रूट्स होगा मोनोकॉट्स में। अब हमने क्या किया, पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के रख लिया, किसके बारे में, डाइकॉट के बारे में। ये जो डाइकॉट है इसके बारे में हमने पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के रख लिया कि इसका रूट कैसा होगा, ये टैप रूट सिस्टम को कैरी करेगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, आपने कहीं से कोई पौधा ढूंढा और उसको उखाड़ा। तो जब आपने उसके रूट्स को देखा तो आपको पता चला उसके रूट्स कैसे हैं। उसके रूट्स जो हैं ऐसे फाइब्रस हैं, ये वाले इस टाइप के हैं, फाइब्रस टाइप के हैं। ठीक है, तो आप भूल गए व्हाट इज दिस, तो आप क्या कीजिएगा, जो आपने डिस्क्रिप्शन वाली डायरी तैयार करके रखी थी वैसा ही मैनुअल हो गया ये भी। जैसे वहां पे आप देखते हैं भाई इस्तेमाल कैसे करना है इस सामान को, जो वॉशिंग मशीन आया इसको यूज कैसे करना है, यहाँ हम जो आपको एक स्पेसिमेन मिला है तो उसको आखिर हम कैसे पता लगाएं कि इसको बिलोंग करता है या फिर नहीं बिलोंग करता है। तो इसको पता लगाने का एक ही तरीका है कि आप क्या कीजिएगा, आपने जो पूरा कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन बना के रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है, आप उससे टैली करना स्टार्ट कीजिएगा। तो कुल मिला के मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या हो गई कि मैनुअल का साफ सीधा सा मतलब है कि आपने जो रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन किसी एक प्रॉपर स्पेसिमेन के बारे में लिख रखा है, मैनुअल में रिकॉर्डेड जरूर लिखेंगे। रिकॉर्ड, अब ये पता चला कि कोई न्यू मिला, उसके बारे में पता लगाना है, प्लेसमेंट करना है, तो उसके लिए तो मैंने आपको टेक्सोनॉमिकल की सिखाया ही है। कहने को ये वर्ड्स बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन मीनिंग वाइज अगर देखा जाए तो बहुत वास्ट मीनिंग में आते हैं ये। ठीक है, तो मैनुअल जो है ये यूजफुल टेक्सोनॉमिकल टूल है, बट हाउ? तो यहाँ पे आपको जो स्पीशीज मिला है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो आप उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन को नोट करके उसको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ मैंने आपको समझाया भी यही लिख के है, मैनुअल सारा टाइप ऑफ यूजफुल टेक्सोनॉमिकल टूल, ये भी टूल की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या इसके अंदर, मैनुअल इज अ रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन used for identification purposes in taxonomical studies। ठीक है, यही, इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, मैनुअल हो गया आपका, ये क्या हो गया, मैनुअल हो गया। ठीक है, अच्छा, मैनुअल समझने में कोई, जैसे अगर अभी भी आपको डाउट है, ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए, मैनुअल तो खुद ही बना रखा है आपने। ये देखिए, आपने एक डायरी बनाई, डायरी बना के, ये है आपके वीट का पौधा, ठीक है, ये रहा ट्राइटिगम एस्टिवम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपने ढेर सारे पेजेस और ढेर सारे शीट्स बना के रखे हैं। हम क्या बोले इसको, क्या नाम दें? अब हमने इसका पूरा डेटा, पूरा लेखा जोखा इसके अंदर लिख के रखा हुआ है, तो हम ये तो बोल नहीं सकते कि सिर्फ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ही है इसके अंदर। हमने जितनी इंफॉर्मेशन थी पहचान के तौर पे, आपने यहाँ पे इमेज भी लगा दी, ठीक है, और पहचानना है तो आपने इसके सीड को भी लगा दिया। बस सब कुछ आपने पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है, और कुछ हो तो आप इसका कमर्शियल यूज भी लिख लीजिए, और कुछ हो तो और को क्या क्या यूज आप कर सकते हैं डेली लाइफ में वो भी इसमें लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैनुअल है उसमें आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है ऑर्गेनिज्म का उसको आप नोट करते हैं। अब आया समझ में? अब कोई डाउट किसी बच्चे को, मैनुअल समझने में कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है? यस मैम। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। चलिए,
अब देखिए, एक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन कई बार बच्चे बोलते हैं मैम ये जो वर्ड्स है ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है और दिमाग में खिचड़ी बना के रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है आपके पास दैट इज मोनोग्राफ। अब सुन के ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहीं पे कोई स्कैनिंग स्कैनिंग रिलेटेड कोई चीज है, ग्राफ लगा हुआ है इसमें, मोनोग्राफ, ठीक है। अब आपके सामने अगर आप इसको देखिए ध्यान से, तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, क्योंकि पहले मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, तो अभी मुझे समझाने में आपको आसानी हो रही है। नहीं तो पता चलता है कि आप में से आधे बच्चे पूछते पहले मैडम टैक्सन तो समझा दीजिए, टैक्सन क्या होता है, फिर आप आगे बोलिएगा, है ना। अब यहाँ पे स्पीशीज जो है ये लोएस्ट टैक्सन है। फिर मैं बोलूँ आपको कि स्पीशीज और फैमिली के बीच के टैक्सन का नाम बताइए, जीनस, सब याद है आपको, ठीक है। ऑर्डर और जीनस के बीच का टैक्सन फैमिली। लेकिन अगर इसमें से सपोज कीजिए हमने फैमिली वाला जो टैक्सन है इसको पकड़ लिया, ये फैमिली जो है इसको कैच करा हमने, ठीक है। तो किसी भी रैंक का जो टैक्सन है जैसे फैमिली है, ठीक है, तो इसका जब हमने ग्लोबल अकाउंट लेना स्टार्ट किया, जैसे एज फॉर एग्जांपल आप जब अपनी किताब के चैप्टर 5 पे जाएंगे दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, लास्ट में उसके आपको बहुत सारी फैमिलीज बताई गई हैं, ब्रासिकेसी है, सोलेनेसी है, लिलिएसी है, सब कुछ बताया गया, ठीक है। अगर सिर्फ हम यही पता लगाने को बैठ जाएं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे, पूरी धरती में प्लांट से रिलेटेड कितनी फैमिलीज हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका नाम अब मोनोग्राफ हो जाएगा। तो साफ साफ सी बात है कि जब आप कंप्लीट ग्लोबल अकाउंट सिर्फ एक टैक्सन का लेंगे तो उसको हम मोनोग्राफ बोलेंगे। अब समझ आया आपको? क्लियर है सबको? ठीक है। और मैम स्टेटमेंट एक बार और वाइज समझ पाती। देखिए, जैसे यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे क्या है, फैमिली है। चैप्टर 5 आप एक बार टर्न कीजिए, आपके सामने एनसीईआर की किताब होगी अभी, उसमें जब आप देखिएगा प्लांट फैमिलीज, देखिए ब्रेसिकेसी का नाम नहीं लिखा है, बस दिया है उसने, जो स्टार्ट हुआ है सोलेनेसी है, लिलिएसी है, सारी फैमिलीज बताई गई हैं आपको प्लांट्स की, ठीक है। आपको वहां पे सारे प्लांट्स की फैमिलीज बताई गई है, देखिए उसको ध्यान से, है। तो यस मैम। हमारे पास प्लांट्स की जितनी भी फैमिलीज अवेलेबल है, जब हम उसका पूरा ग्लोबल अकाउंट देखना स्टार्ट करें, मतलब एक भी बचना नहीं चाहिए, हम सिर्फ यही देखें कहाँ किस जगह कितनी फैमिलीज अवेलेबल हैं, तो हम इसको मोनोग्राफ कहते हैं। तो इसके बेसिस पे हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे, अ मोनोग्राफ, अ मोनोग्राफ इज अ कंप्लीट ग्लोबल अकाउंट ऑफ अ टैक्सन ऑफ एनी रैंक। अभी मैंने आपको फैमिली का एग्जांपल दिया, फैमिली का भी हम बना सकते हैं, जीनस का भी बना सकते हैं, हम ये भी देख सकते हैं, हम इसका डेटा भी तो लिखा ही जाता है ना कि पूरे वर्ल्ड वाइड कितनी सारी स्पीशीज जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये है, सेम वही सारी बातें आएंगी, ठीक है। आप क्या क्या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं इसको करने के लिए, तो ये सब तो आपको देखना ही पड़ेगा। दिस इंक्लूड्स द एग्जिस्टिंग टेक्सोनोमिक नॉलेज एंड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट किस किस चीज के बारे में, द ग्रुप कंसर्न सच एज एनाटोमी, मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखिए। अब फैमिली बना रहे हैं तो सब कुछ तो आपको वहां पे देखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसकी बायोकेमिस्ट्री को देखिए, किसको देखिए आप, उसकी बायोकेमिस्ट्री को देखिए। बायोकेमिस्ट्री मतलब जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में डीएनए है, सबने नाम सुना है। अब डीएनए में नाइट्रोजनस बेस भी है, शुगर भी है, फॉस्फेट भी। आप बोलेंगे हमें समझ नहीं आ रहा, समझना भी नहीं है आपको, आपको इतना तो पता चल रहा है ना कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का नाम बोल रही हूँ जो कि आप ही की बॉडी में अवेलेबल है। तो केमिस्ट्री किसकी पढ़नी है, आपके बॉडी की पढ़नी है या किसी प्लांट की बॉडी की पढ़नी है, तो वो बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है। हम क्रोमोसोम नंबर देखेंगे और फाइलोजेनी देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बट हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट मेरे से दोबारा पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोजेनी, ठीक है। तो फाइलोजेनी का मतलब है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म का जब क्या करते हैं, एंसेस्ट्रल मैम हिस्ट्री स्टडी देखते ऑफ हैं। बैक्टीरिया। क्या बोल रहे हैं? मैम फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। नहीं 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 नहीं, फाइलोजेनी का मतलब है ना, जैसे आप हैं, आप ही का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, आपके एंसेस्टर देखे, उनके एंसेस्टर देखे, उनके एंसेस्टर देखे, तो इसी फाइलोजेनी को समझाने के लिए
क्योंकि आपके पास जब ये पीडीएफ गया होगा ना, मैं एक चीज और आपको समझाती हूँ, ये जब गया होगा तो ऑब्वियस मैम आपने ओपन करके देखा होगा, तो जब आपने देखा होगा ना तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये तो है नहीं इस चैप्टर में, तो लिखा हुआ क्यों है। ठीक है, अब मैं उसका रीजन बताती हूँ आपको लिखा हुआ क्यों है। ये वर्टिब्रेट्स है आपके 9th में। अगर आप बोले नहीं 9th में चैप्टर डिलीटेड था, तो 6th 7th 8th में भी बच्चों को बताया जाता है कि ये 5 वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक, नहीं आपको पता, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या फिश एम्फीबियंस की तरह दिखता है क्या? आप क्या बोलेंगे? नहीं, आप नो मैम। बोलेंगे ये कैसे कैसे बेवकूफों मैम वाला स्नेक क्वेश्चन। भी तो नहीं दिखता। हाँ ठीक है। अच्छा, फ्रॉग जो है ये क्रोकोडाइल जैसा नहीं दिखता, क्रोकोडाइल बिलोंग्स टू रेप्टाइल्स। अब क्रोकोडाइल पीकॉक जैसा नहीं दिखता, पीकॉक आपके जैसा नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन जब आप इसके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को फॉलो करेंगे तब आपको पता चलेगा ऑल आर वर्टिब्रेट्स, ऑल आर, और पूरे लिविंग सिस्टम में आपके वन एंड ओनली यही 5 वर्टिब्रेट्स हैं, ना इससे कम है ना इससे ज्यादा है। तो जब इतने डेप्थ में जाके पूरी कुंडली निकालेंगे ना हम किसी ऑर्गेनिज्म का, अच्छा रुको अभी ये भी पता लगाते हैं कि इसके एंसेस्टर कौन थे, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है। जब हम सब कुछ उसके बारे में कंप्लीट डेटा पता करते हैं, उसको फाइलोजेनी बोलते हैं। अब आया समझ में? अब आया समझ में? ठीक यस है। मैम। हाँ, तो यही रीजन है कि मैंने इसको यहाँ पे इस पेज पे लगा रखा है। जो भी है तो किसी किसी न किसी बच्चे की क्वेरी है और वो इससे सॉल्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है, आप इसको हमेशा क्या करते हैं, इसी सीरीज में लिखते हैं। मैम तो ये रहा मेरा एक आपके पास। डाउट था। हाँ बोलिए। मैम फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, मतलब मैम एवोल्यूशनरी आप ट्रेड्स का सिर्फ स्टडी ऐसा है। नहीं बोल सकते स्टडी ऑफ, देखिए अगर हम स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करेंगे ना तब वो जेनेटिक्स हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? वो जेनेटिक्स हो जाएगा। आप अभी भी ना क्लियर मैम मतलब नहीं, origin of living organism. Basically the फिर से study of बोलिए। ancestors. किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपने लिया है उसके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को देखिए, दैट इज फाइलोजेनी। अब आया समझ में? यस मैम वही बोल रही हूँ। तो स्टडी ऑफ हाँ, यस हिस्ट्री ऑफ मैम ओके। इवोल्यूशन। फिर से बोलिए, वॉइस थोड़ी क्रैक हो के आ रही है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन नहीं देखना ना, आपने एक ऑर्गेनिज्म लिया है, द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन आधा मत देखिए, पूरा देखिए इसको। ऑफ अ स्पीशीज और ग्रुप, स्पेशली इन रेफरेंस टू लाइंस ऑफ डिसेंट एंड रिलेशनशिप्स अमंग ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब अब मैं रुकिए, एक इवोल्यूशनरी ट्री आपको एक दिन मैंने और शो करा था, फिर से शो कर देती हूँ आपको। मतलब मैम कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो एंसेस्टर का हिस्ट्री है वो यस होता है यस, पार्टिकुलर। बिल्कुल बिल्कुल, अब आया समझ में? यस मैम। हाँ, जब हम किसी चीज जैसे प्लांट्स के इवोल्यूशनरी, मैं आपको दो तरह का इवोल्यूशनरी ट्री दिखाती हूँ, रुक जाइए। एक मैं लिखती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल करना ही है तो क्रिस्टल क्लियर ही कीजिए, इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ एनिमल्स। एक आप एनिमल्स का देख लीजिए और एक आप प्लांट्स का देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल साफ हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये हो गया प्लांट्स का। ठीक है, मतलब एनिमल्स का, प्लांट्स का निकालते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क भी दिखेगा आपको और पता भी चलेगा, अच्छा ये लाइंस जो हैं वो कैसे फॉलो होती है ना। प्लांट्स का देखना है, इसको लगा लीजिए, अच्छा ही दिख रहा है। हाँ, देखिए एक यहाँ पे प्लांट्स का है और एक एनिमल्स का है। थोड़ा मैं जूम करूँ, आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल ही, देखने के लिए इसको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ कर दिया मैंने, ठीक है, ये है। अच्छा, इसको देख के किस बच्चे को क्या बोलना है, बोलते जाइए फटाफट। क्या दिख रहा है आपको? एक इवोल्यूशनरी ट्री है जिसमें ये पता चल रहा है कि हमारे अर्थ पे सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए और उसके बाद कौन आए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने इसको प्लांट वाले को जब हमने एनालाइज करना स्टार्ट किया तो आपको पता चला, अच्छा ये जो कौन है, डाइकॉट्स हैं। मतलब ये जो कौन है, जिम्नोस्पर्म्स हैं, और ये जो है फ्लावरिंग प्लांट्स हैं।
दोनों के एंसेस्टर कॉमन थे, यहीं से निकला है। यस और नो? देख के इतना तो समझ आ रहा है ना, है ना? यस मैम। अब एग्जैक्टली उसी, अब ये तो प्लांट वाला है, इसमें हम इन एनिमल्स वालों को तो घुसा नहीं सकते ना। अब जब दोनों एक साथ बनते हैं तो वो टाइम स्केल में जाता है, फिर कौन पहले आया कौन उसके बाद आया, ठीक है। अब ये देखिए, ये आप है, ह्यूमन है, ठीक है। अब ह्यूमन भी है, और इधर जब हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ऑर्थ्रोपोडा भी है। लेकिन यहाँ जब शुरुआत में जब ये स्टार्ट हुआ था 700 मिलियन ईयर्स अगो, यहाँ से जब ये स्प्लिट हुआ था, इधर वाले ने बोला भाई ऐसा है, हम ना चलते हैं अपने रास्ते। इधर वाले ने बोला ठीक है, हम चलते हैं अपने रास्ते। आज के डेट में क्या हो गया, ये जो पूरी लाइन आपको इधर दिख रही है, सबका नाम आपने सुना होगा, सब आपको पढ़ना है फिर से वापस एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो इन सबको भी आपको पढ़ना है, लेकिन ऑब्वियस है कि इसमें से फर्स्ट फाइलम जो आप पढ़ेंगे वो हमेशा पॉलीफेरा होगा। कौन होगा? पॉलीफेरा होगा, ठीक है। तो ये जो पॉलीफेरा आप पढ़ते हैं, तो ये है पहले, लेकिन इवोल्यूशनरी ट्री जब आपको यहाँ बनाया जा रहा है तो ये बता रहा है कि भाई चाहे यहाँ पे ह्यूमन क्यों ना बन जाए इवॉल्व होके, बट एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को जब हम सबके खंगालना स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा अच्छा इनके जो ओरिजिन की हिस्ट्री है वो क्या है, एक ही जगह से निकली हुई है। अब आया समझ में? अब क्लियर है? यस मैम। और कोई डाउट किसी को? चलिए, नो ये मैम। है, हाँ, बस यही है फाइलोजेनी मतलब। अब ये क्या है, क्या कर रहे हैं, तो ये क्या है, हम इसको फाइलोजेनेटिक ट्री भी बोल सकते हैं, विदाउट एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखिए मैं बोल क्या रही हूँ, यहाँ खुद ही लिखा हुआ है, छोटा है बट आपको दिखिएगा, देखिए, ये देखिए, अ फाइलोजेनेटिक ट्री, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ फाइलोजेनेटिक ट्री, दिखा सबको? मैं अभी बोल रही थी बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, लिखा ही हुआ है फाइलोजेनेटिक ट्री। क्या लिखा हुआ, ये देखिए, जूम कर दिया मैंने। ऐसे भी मुझे कौन सा यूज है इस डायग्राम का, है ना, इसको हटा देंगे। मैंने आपको बस समझाने के लिए, अब पता चला इसको मैंने भेज दिया तो आप हैरस हो जाइएगा, अच्छा ये भी याद करना है क्या, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए इस डायग्राम की मदद ली है, हेल्प लिया है मैंने। यहाँ पे अब सबको लिखा हुआ दिख रहा है फाइलोजेनेटिक ट्री, दिख रहा है ना, जो मैंने ये रेड कलर से यस मैम। अंडरलाइन, यहाँ जो अंडरलाइन कर रखा है, हाँ, इसकी बात कर यस रही हूँ मैम। मैं, फाइलोजेनेटिक ट्री। देखिए, तो फाइलोजेनी से हमने बना दिया फाइलोजेनेटिक ट्री। तो अगर हम इन सबको देख रहे हैं तो हम बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशन की पढ़ाई कर रहे हैं। इवोल्यूशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या बोले हम इसको, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, फाइलोजेनेटिक ट्री है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बिल्कुल क्रिस्टल यस क्लियर मैम। हो गया होगा आपको। हाँ, चलिए, यहाँ पे देखिए, उस पीडीएफ को ढूंढ के सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे है भी डिफाइन फाइलोजेनी, है ना, व्हाट इज मोनोग्राफ, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फौना, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, समझने के बाद तो कुछ दम ही नहीं है इसमें, ठीक है, सब आता है आपको इसमें से, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो और बचा हुआ है, ठीक है। आपने मोनोग्राफ भी समझ लिया, मोनोग्राफ को समझने के केस में और कंडीशन में आपको एक स्पेशल कौन सी बात समझ आई, कि हम मोनोग्राफ को बनाने के लिए फाइलोजेनी को भी देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री को भी देखेंगे, क्रोमोसोम नंबर को भी देखेंगे, सब कुछ हम जब एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारे लिए मोनोग्राफ हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? क्लियर बिल्कुल? यस मैम। चलिए, ये थोड़ा सही हो जाए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, हैंग कर रहा है थोड़ा सा। अब देखिए क्या है ना, कि हम जब एक टेक्सन को पकड़ के एक टेक्सन को ही सिर्फ फॉलो करते, बिल्कुल जैसे कहते नहीं है, काक चेष्टा बकोद्यानम कहते हैं ना हम लोग, मतलब जब हम पिन पॉइंट कर रहे थे एक टेक्सन के ऊपर तो हमने मोनोग्राफ बोला। मोनो लगा हुआ है इसमें, मोनो मतलब वन होता है, ठीक है, इससे याद रखेंगे कभी अगर कंफ्यूजन आए।
अब आप जब एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको एक जगह कैटलॉग भी लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से है। जब आप उसकी लाइंस को ध्यान से एनालाइज करना यस स्टार्ट मैम। करेंगे तो आपको, हाँ, कैटलॉग भी लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है फिर हम कैटलॉग किसको बोलें। तो आपको यहाँ पे जो पूरा कंप्लीट टेक्सोनोमी कैटेगरी दिख रहा है, चाहे स्पीशीज है, चाहे जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है, सबको जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबके जितने भी आपके पास यहाँ पे टेक्सन अवेलेबल हैं, सबको आपने क्या किया है, एक ही जगह बुकलेट बना के रजिस्टर करके रख दिया है, ठीक है। तो कंप्लीट लिस्ट जो हम बनाते हैं दैट इज कैटलॉग। ठीक वैसे ही आप किसी कपड़े की शॉप में गए, ठीक है, अब उसको मन बिल्कुल नहीं कर रहा, वो नहीं चाहता कि वो आपके लिए 100 कपड़े निकाले, आपको उसमें से एक भी पसंद ना आए, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको कैटलॉग दिखाएगा, दिखाता है ना, जिसमें सारे डिजाइन वगैरह जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल वैसे सेंस में तो नहीं बोल सकते, बट हाँ कैटलॉग है तो है बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पे जो कैटलॉग है उसमें क्या हो गया आपके लिए कि आपने क्या करा है, जो भी टेक्सन अवेलेबल था, एक नीट का ये क्वेश्चन था, मैंने लगाया था बच्चों के लिए, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस, मतलब जीनस के कॉम्परेटिवली लेस कैरेक्टर में है। अब यहाँ पे ऑप्शंस जो है आपको हेफाजर्डली मैनर में दिए गए हैं, स्पीशीज भी है, फैमिली भी है, क्लास भी है, डिवीजन भी है, ठीक है। तो जीनस के कॉम्परेटिवली पूछा जा रहा है और लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, ठीक है। तो स्पीशीज तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, यस और नो, स्पीशीज जो है क्योंकि उसके Yes, नीचे है तो इसकी स्टोरी तो वैसे ही ओवर है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई फैमिली भी इसके ऊपर है, क्लास भी इसके ऊपर क्लास है, होगा। हाँ, डिवीजन भी इसके ऊपर है, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, क्योंकि हम सब यहाँ पे देख रहे हैं, जीनस के ऊपर क्या है, ये देखिए फैमिली भी है, जो जो आपको ऑप्शन में दिया, फिर क्या है आपके पास, क्लास भी है, और एक और क्या है ऑप्शन में, क्लास, फैमिली, और एक डिवीजन है यहाँ, और ऊपर चले जाइए। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स मैम एज फैमिली। कंपेयर टू जीनस, ठीक है। तो जीनस से कम जनरल कैरेक्टर्स किस में मैच करेंगे, फैमिली में, फैमिली से कम किस में मैच करेंगे, क्लास में, क्लास से कम किस में मैच करेंगे, डिवीजन में, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, अगर इस तरीके से आपको दिया जाए तो आप एग्जाम में घबराएंगे ना, सोचेंगे क्या ये हमारे से पूछ लिया, हमें कितना ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज किया जा रहा है। बट ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जब आप ये टेक्सोनोमी कैटेगरीज जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक, इसको याद रखेंगे, सीरीज आपने जैसे ही लिखा ऑटोमेटिकली क्या होता है, आंसर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। हाँ, मैं कैटलॉग लिखने जा रही थी, ठीक है। चलिए, ये सब तो हुई बात की बात। अब हम, मोनोग्राफ है ही है तो एक इसके बाद कैटलॉग नोट कर लेते हैं लास्ट, ये रहा आपका कैटलॉग। चलिए, अब कैटलॉग जो है ये हम लोग वैसा कैटलॉग कुछ भी नहीं लिख रहे, ये कैटलॉग किसका है, आप क्योंकि चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं तो आपको खुद भी समझ आ रहा होगा कि हम किस टाइप के कैटलॉग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, कैटलॉग कैन बी defined as a complete लिस्ट। जैसे ही इसको मैं लिखूंगी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप बोलेंगे बस हमें समझ आ गया। कंप्लीट लिस्ट, पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे, और अब बुकलेट, बुकलेट और रजिस्टर, जो बनाना है बनाइए, आपकी मर्जी, आप जैसा डायरी बनाना चाहते हैं, रजिस्टर बनाना चाहते हैं, बुकलेट बनाना चाहते हैं, विच कंप्राइजेज, विच comprises a list of characters
and their alternates present in various taxa. Various taxa आ गया ना यहाँ पे। एक मिनट, इधर जा रहा है, मैं नीचे देख के टाइप कर रही हूँ, मेरे भागा जा रहा है। हाँ, and their alternates present in various taxa। ठीक है, मैम कुल मिला के सबका हम यूज क्या लिखेंगे? हाँ बोलिए। मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सन एंड टेक्सा? टेक्सन इज सिंगुलर। टेक्सन जो है, जब आप सिंगुलर बोल रहे हैं तो टेक्सन है, और सबको एक साथ बोलिए, किंगडम से लेके स्पीशीज तक। कोई 2 बोला, 3 बोला तो टेक्सा हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ बस यही, कुछ और फर्क नहीं, एक ही है दोनों। बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस है, सब की तरह इसमें भी हम क्या लिखेंगे, सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। इसको भी हम सबका क्या कर रहे हैं, हम सबको हम स्टडी रेफरेंस या टेक्सोनोमिक स्टडीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, देन हो गया यहाँ पे द कैटलॉग हैज स्पेशल वैल्यू in taxonomic studies। in taxonomic, ऑब्वियस है, ये तो सब में लिखना है हमें, टेक्सोनोमिक स्टडीज, उसी में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड इज ऑल्सो and is also helpful in identifying species based on their features, ठीक है, ये कैटलॉग हो गया आपका। चलिए, ये भी क्लियर है। मतलब क्या था, मोनोग्राफ में एक टेक्सन देखना है, कैटलॉग में सारे टेक्सन्स को एक साथ देखना है। ठीक है, ये छोटा सा, छोटा भी बोल सकते हैं, बड़ा भी बोल सकते हैं, क्या है डिफरेंस है सबके बीच में, है ना। मोनोग्राफ सिर्फ एक टेक्सन का। अब आप फंसेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा, नीट के एग्जाम में यही एक क्वेश्चन ही है। आपको ऑप्शन में कैटलॉग भी होगा, मोनोग्राफ भी होगा, लेकिन जैसे ही वहां पे पूछा जाएगा कि सिर्फ एक टेक्सन के डिस्क्रिप्शन के लिए आप किसको रेफर करेंगे, तब मोनोग्राफ लिखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया गया कि सारे टेक्सन या टेक्सा, हमें ऑल टेक्सन नहीं बोलना या ऑल टेक्सन्स नहीं बोलना, तो हम टेक्सा लिख देंगे कि टेक्सा के डिस्क्रिप्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तब कैटलॉग आ जाएगा। अब समझ आया सबको? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर ये क्लियर हो यस गया, मैम, क्लियर है। और बिल्कुल, हाँ, एक बच्चे का डाउट था, स्पॉटिंग था ना पिछली क्लास में, बोले मैम इसको छोड़ यस के मैम, बाकी। यस मैम, यस मैम, मेरा डाउट था। अच्छा, कोई स्पेसिमेन रखा है आपने? कुछ भी, कोई भी चीज, फ्लावर हो, लीफ हो, एनिमल हो, कुछ यस स्पेसिमेन मैम, हो? एक डैफोडिल का फ्लावर है मेरे पास। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूँ, बताती हूँ अभी आपको, देखिए। चलिए, हाँ, कौन बोल रहे हैं? कौन सा बच्चा बोल रहा है, बोलिए तो फिर से वो मैम बच्चा। मैम मेरे पास एक डैफोडिल का फ्लावर है। हाँ ठीक है, बाकी बच्चों को शो कीजिए। ओके मैम, मैम 2 मिनट दीजिएगा। हाँ, मैम वीडियो ऑफ है बाय द वे, मैम वो ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, ओपन नहीं हो रहा।
राधे वो फ्लावर देना, वो फ्लावर वहाँ से, वहाँ फ्लावर नीचे 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 नीचे, हाँ हाँ वही वही पिंक पिंक वाला, पिंक दो 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 ना। देखिए ये एक फ्लावर है, ठीक है। अब सपोज कीजिए ओके है मैम। प्लास्टिक का, रियल नहीं है, ये फ्लावर है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, रख दिया ऐसे ऐसे ना, आपके पास 4 5 टोटल ऐसे मार्किंग स्कीम में आपके 7 है, टोटल कितना है आपके 7 है, ठीक है। यस मैम। तो ये जो फ्लावर है आपको मैंने रख दिया टेबल के ऊपर। कहाँ रखा मैंने, टेबल के ऊपर, आपको ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको टेबल के ऊपर देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में लिखना है। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम दिया जाएगा आपको, 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये ले गया फ्लावर अपना, आपने देख तो लिया ना कि फ्लावर है, ठीक है। तो उसमें आपको जो 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस फ्लावर, ठीक है। तो जब आप उसको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो आपको अलग अलग वहां पे 7 स्पेसिमेंस जो है वो रखे जाएंगे। एक फ्लावर रखा गया सपोज कीजिए, और दूसरा सपोज कीजिए कि मैंने आपको इंसेक्ट बॉक्स पढ़ाया था पिछली क्लास में, है ना। ये जैसे इंसेक्ट बॉक्स अवेलेबल है, देखते हैं हम लोग इंसेक्ट बॉक्स भी, उससे और क्लियर होगा। तो हमने इनमें से कोई इंसेक्ट ले लिया, ये रहा देखिए, और कुछ और छोटे छोटे, अब ऐसा नहीं हम एलिफेंट उठा के ले आए, स्पॉटिंग उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, छोटे छोटे स्पेसिमेंस होते हैं। तो आपको टेबल पे 1 2 3 4 5 6 7 करके, अब सपोज कीजिए कि ये इंसेक्ट बॉक्स है, ठीक है। अब मेरी मर्जी हुई कि मैंने क्या किया, इसमें से एक किसी भी इंसेक्ट को, जैसे यहाँ पे कॉकरोच दिख रहा है आपको, तो इस इंसेक्ट को उठा के यहाँ से हमने क्या किया, प्लेस कर दिया, ठीक है। मतलब रख दिया उस टेबल के ऊपर। आपको सबके बारे में 1 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 1 1 मिनट के टाइम में आपको क्या करना है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, उसका क्या करना है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो देना है। इस प्रोसेस को स्पॉटिंग बोलते हैं। एक्चुअली स्पॉटिंग इज अ प्रोसेस। समझ आया आपको क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम, पर मैम ये जो फ्लावर है ये तो मैम दिखा ही नहीं पाया, तो मैम ये तो बेकार हो क्या गया। क्या हो मैम गया? आपने जो मैम स्पेसिमेन लाने हाँ के लिए वो बोला वीडियो था। ऑन नहीं हो रहा आपका, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, है ना। वो कई बार ना कुछ एरर हो जाता है, जैसे पिछली क्लास में मैं कोशिश कर रही बट मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा था, वो अपने आप ठीक हो जाता है फिर। ठीक है, चलिए आपने रखा मैम था बहुत वीडियो डिसेबल किया है इसलिए। यस मैम, डिसेबल्ड है वीडियो। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ओके मैम। तो यहाँ पे जो आपको स्पेसिमेंस दिख रहा है, जब आप उसको अरेंज करके रखते हैं, ठीक है, तो उसमें से 7 को आपको कुछ भी रैंडमली रखा जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि पता चला 7 ऑर्थ्रोपोड रख दिया, तब तो बच्चा लिख ही लेगा। वो जानबूझकर 7 के 7 जो है वो टोटली डिफरेंट रखे जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल का प्रोसीजर है, इसको स्पॉटिंग कहते हैं। आप जैसे स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे, आपका प्रैक्टिकल होगा, आपको आपको खुद ही मेरी बात जो है वो समझ आ जाएगी, हालांकि आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। यस और कोई मैम। डाउट किसी को, नो और मैम। कोई डाउट? हाँ, अच्छा तो मैं ये पूछ रही थी आपसे कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट ना हो तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, या डाउट हो तो पूछ लीजिए एक बार। यस मैम, स्टार्ट कर दीजिए, मेरा कोई डाउट नहीं। है ना, हेलो। बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में आपने ये चैप्टर करा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आपके पास अवेलेबल है, ये नहीं है कि आप सोचे कि नहीं, बाकी जो बच्चे हैं आप सोचिए कि पता नहीं कहाँ से मैम बोल रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। ऑलरेडी असाइनमेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपके पास, ये देखिए। डिफाइन फाइलोजेनी, study of ancestral history of any organism is known as phylogeny, represent taxonomic hierarchy, आप जानते हैं, आपको पता है, ठीक है। what are manuals, which taxon is present between phylum and order, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। what do you understand by the term anatomy, anatomy क्या है, study of internal feature मैम of, इंटरेस्ट। हाँ। व्हाट इज मोनोग्राफ, मोनोग्राफ में जब आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन सिर्फ किसके बारे में देख रहे हैं, ओनली वन टेक्सन के बारे में देख रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फौना, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ तो है नहीं इसमें। जब कंप्लीट वेजिटेशन अर्थ का हम देख रहे हैं, देन दैट इज फ्लोरा, एंड जब हम पूरे जूलॉजिकल वर्ल्ड को देख रहे हैं, देन दैट इज फौना, ठीक है। देन है यहाँ पे आपके पास व्हाट इज द यूज ऑफ फाइलोजेनी इन टेक्सोनोमी, तो टेक्सोनोमी तो हो ही नहीं पाता ना फाइलोजेनी के बिना। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने यहाँ पे वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया, दैट इज फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है।
अगर हमने उनके फाइलोजेनी को नहीं देखा होता तो क्या हम उसको वर्टिब्रेट्स में काउंट करते? सबसे बढ़िया एग्जांपल लीजिए, इससे भी आसान, बैट्स। पता है आपको, बैट्स को हमने बर्ड्स में रखा होता अगर हमने एनाटॉमी नहीं देखी होती। वो मैमल्स हैं। एक पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे इकलौता जो फ्लाइंग मैमल है दैट इज बैट्स। पता है आपको? तो हमने बैट्स को भी बर्ड्स में डाला होता अगर हमने फाइलोजेनी नहीं देखी होती। ठीक है। और तो ये इंपॉर्टेंस है, विदाउट फाइलोजेनी एक्यूरेट एंड नेचुरल टेक्सोनोमी इज नॉट पॉसिबल। बाहर बाहर से देख के जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, उसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है। और 9th क्वेश्चन आपके पास, मेंशन द टेक्सन बिटवीन फैमिली एंड स्पीशीज। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। दैट इज जीनस। नेम द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज, ये क्वेश्चन आप कर ही रखे हैं पहले, है ना। और भी बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन है, ढूंढ ढूंढ के करेंगे सब। और भी पेजेस पे आपके पास, ये देखिए लास्ट पेज पे भी है, ये भी है। ठीक है। आराम से बैठ के करते रहेंगे। जो आप कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर चुके तो उसको आप मेरे से पूछ लेंगे नेक्स्ट डे डाउट के तौर पे। यहाँ पे मैंने 8th क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉस्मोपॉलिटन। अभी तुरंत जैसे ही हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि हम कुछ किंगडम के लिए जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज, कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे? कॉस्मोपॉलिटन। देखिए, कॉस्मोपॉलिटन एक्चुअली जो है ना दैट इज इंग्लिश वर्ड, जिसका मतलब होता है कि हम किसी ऐसे चीज के बारे में, चीज तो नहीं, ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हर जगह पाया जाता है। ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कॉस्मोपॉलिटन? जैसे एक, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, हम लोग बैक्टीरिया को भी कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, और हम लोग जो फंजाई है उसको भी हम कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं 5 किंगडम्स के तरफ, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना, घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ ज्यादा ही हमें हेलो इतना मैम। पढ़ने। हाँ बोलिए। मैम फोटोनेफ्रोडिया क्या होता है? देखिए, आप जो नेफ्रीडिया पूछ रहे हैं ना, अच्छा पहले मुझे आप ये बताइए नेफ्रीडिया क्या होता है, बाद में मैं प्रोटोनेफ्रीडिया बताती हूँ। नेफ्रीडिया क्या होता है? मैम वो मैम जब एक्सक्रेटरी सिस्टम में वो फिल्ट्रेशन होता है, उसमें मैम नेफ्रेडिया ही फिल्ट्रेशन करते हैं। फिर से बोलिए। मैम वो जब लिक्विड्स को एक यू टाइप ट्यूब्स के अंदर से पास किए थे और उस वक्त डिफ्यूजन की वजह से फिल्ट्रेशन होता है, तो मैम उसे नेफ्रेडिया कहते हैं। देखिए, एक्चुअली जब हम नेफ्रीडिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नेफ्रीडिया। ठीक है। तो नेफ्रीडिया जो टर्म है वो यहाँ पे किससे रिलेटेड है या किसको को रिलेट करता है? तो नेफ्रीडिया टर्म मैम हम लोग नेफ्रॉन। यूज करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि नेफ्रीडिया किस फाइलम को बिलोंग करता है। मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। क्या करता है वो तो ठीक है, नेफ्रीडिया किस फाइलम को बिलोंग करता है ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। क्योंकि आपने प्रोटोनेफ्रीडिया पूछा है तो ऑब्वियस है कि नेफ्रीडिया आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा होगा, तभी आप प्रोटोनेफ्रीडिया नो पूछ मैम, रहे हैं। नो मैम एक्चुअली टेस्ट में आज फोटोनेफ्रेडिया बोल के कुछ आया था, तो मैम आंसर रॉन्ग थे इसलिए। अच्छा अच्छा, देखिए, जब हम प्रोटोनेफ्रीडिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है, तो चाहे हम यहाँ पे कुछ प्लेटीहेलमिन्थस फ्लैट वर्म्स की बात करें, चाहे हम यहाँ पे किसकी बात करें, रोटीफर्स वगैरह, मैं आपको एनिमल किंगडम जब पढ़ाऊंगी वहां पे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी आप ये समझिए कि जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो प्रोटोनेफ्रीडिया में प्रॉपर उसके पास जो ओपनिंग है ना, जैसे ह्यूमन की बॉडी है तो उसमें क्या है, ओपनिंग है, एनस की ओपनिंग है। प्रोटोनेफ्रीडिया में वो मिसिंग होता है। एक डायग्राम की हेल्प से मैं समझा देती हूँ आपको। थोड़ा हैंग कर रहा है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो नेफ्रीडिया का ही पार्ट है। एक्सक्रीटरी ट्यूब को हम बोलते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब को हम क्या, अब हमने यहाँ पे प्रोटो लगा रखा है। प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव या पहले। प्रोटो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव या पहले। तो आपको अगर एक लाइन में समझना या लिखना है ना, तो प्रोटोनेफ्रीडिया इज अ काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूब। ठीक है। दैट लैक्स एन इंटरनल ओपनिंग, उसके पास कोई भी इंटरनल ओपनिंग जो है वो नहीं होती है। डायग्राम वाइज भी देख लीजिए।
और एनिमल किंगडम जब आप देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल में समझ आएगा ये। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये रहा, एक और निकालती हूँ, ये रहा, चलिए सफिशिएंट है, नोटोकॉर्ड पूछ रहे हैं आप। तो जैसे आपका बैकबोन है या कोई भी वर्टिब्रेट है या कोई कॉर्डाटा है, कॉर्डाटा का फीचर क्या होता है, उसके पास नोटोकॉर्ड अवेलेबल होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड कहते हैं। मतलब जो जिस ऑर्गेनिज्म ने अपना बैकबोन कैरी किया हुआ है, अब जैसे मैं आपको बोलूं अर्थवर्म है, अर्थवर्म का बैकबोन होता है क्या? नहीं मैम। नहीं होता, तो उसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। तो जिसके पास बैकबोन अवेलेबल है, जिसके पास बैकबोन प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉर्डाटा है। और जिसके पास नहीं है वो क्या है, नॉन कॉर्डाटा है, ठीक है। और कोई डाउट? और कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहा था, बोलिए बस। और किसी कुछ पूछना है? हाँ, नेफ्रीडिया बता रही थी मैं, आ गया ये 1 मिनट। चलिए, अगर आपसे कल को जाके क्वेश्चन पूछा जाए कि नेफ्रीडिया जो है वो किस फाइलम को बिलोंग करता है, ठीक है, तो फ्लैट वॉर्म्स या प्लेटीहेलमिन्थस को टिक करेंगे, ठीक है। ये किसको, जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, मान लीजिए आपसे ऑर्थ्रोपोडा का पूछा जाए, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, मालपीजियन टिब्यूल्स को टिक करते हैं। तो ये सबका ना एक कॉपीराइटेड टर्म या कॉपीराइटेड वर्ड है, जो जैसे ही एनिमल किंगडम में आपको कराऊंगी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। डायग्राम से बढ़िया कोई आपको बायो में हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग इसकी मदद ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे ये आपको एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, आप पहचानते हैं इस ऑर्गेनिज्म को, कौन है ये? आप याद कीजिए 10th क्लास में जो आप प्लानेरिया। हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। आप रीजनरेशन का डायग्राम देख रहे थे तो इस ऑर्गेनिज्म को आपने देखा था, वेरी गुड। अब इसकी बॉडी में जब इंटरनल स्ट्रक्चर को आप ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या अवेलेबल है इसके पास, ये बहुत सारे ना, मतलब ट्यूब से भी पतला, ट्यूब से भी थिन, ट्यूब से भी थिनर अगर कोई स्ट्रक्चर होता है तो हम उसको ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। अब इसमें से एक को निकाल के हमने क्या करा है, यहाँ पे जूम कर दिया है, ठीक है। जूम जब किया है तो इसकी टर्मिनल वाला जो एंड है, क्योंकि हम इसको फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, तो यहाँ पे इसको फ्लेम बल्ब लिखा जा रहा है, ठीक है। और ये देखिए जो बॉडी वॉल जो यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसी के पास ये ऐसे 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 इसे सटा हुआ ये अवेलेबल है। तो ये आपको डायग्राम के हेल्प से समझाया जा रहा है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? आगे बढ़े हम लोग। मैम ऑस्ट्रस साइकिल इन नॉन प्राइमेट्स। देखिए, आपको साइकिल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ईस्ट्रस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जब आप ईस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बॉडी में सिक्रीटरी फेजेस होते हैं, सिक्रीटरी चेंजेस होते हैं। लेकिन जब हम ईस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं, किसी किसी बुक में OESTRUS लिखा रहेगा, ठीक है, और किसी किसी बुक में सिर्फ ई से स्टार्ट होगा, वो ईस्ट्रस साइकिल लिखा रहेगा, ठीक है। एक्चुअली जो ईस्ट्रस साइकिल है वो बिहेवियरल चेंज होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में क्या होता है, जो बिहेवियरल चेंज होता है उसको हम ईस्ट्रस साइकिल के अंदर काउंट करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है, फ्रॉग्स जो है उनका बोलना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
और जिसकी वजह से, और उनकी बॉडी में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे उसको, जैसे ब्रीडिंग का टाइम है, अब ऑब्वियस है कि उनका क्या हिसाब किताब चलता है फ्रॉग्स का, बेचारे कैसे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, कैसे कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो कुछ ही टाइम तक वो क्या कर सकते हैं, नेचर में अपनी एक्टिविटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। रेनी सीजन जो मोस्टली है आपको पता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में भी होगा हार्मोनल चेंज, लेकिन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द बिहेवियर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, दैट इज एस्ट्रस साइकिल। हो गया? और कोई डाउट किसी को? यस जैसे यहाँ पे देखिए ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस, वही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वही एस्ट्रोजन है, वही प्रोजेस्टेरोन है, वही ओवुलेशन है, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। इसको हम एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। अब आगे चले हम लोग। यस चलिए, हम जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है तो सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी, पूरे 38 चैप्टर्स में, आप बोलेंगे हमारी बुक में तो 22 है, 38 मैम क्यों बोल रही है? रीजन ये है, मैंने 22 ऐड करा 11th का प्लस 16 चैप्टर 12th का, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 38 आएगा। तो ये जो आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है, तो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में खासियत क्या है, एक सिंगल वन पीस ऐसा चैप्टर है जो कि आपको किंगडम मोनेरा के बारे में भी डिस्क्रिप्शन देगा, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में भी डिस्क्रिप्शन देगा। ये ऐसे ही है बना हुआ, एक्चुअली अगर हम सीरीज लिखें, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, then plenty, and the last one is animalia according to series of evolution, ठीक है। तो ये एक सिंगल ऐसा चैप्टर है जो कि हमें किस चीज के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, पूरे लिविंग सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको हमने प्लेस करा है, चाहे हम मोनेरा मतलब प्लेस करेंगे मोनेरा के अंदर, या प्रोटिस्टा, या फंजाई, या प्लेंटी, या एनिमेलिया, ठीक है। एक छोटी सी बात, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसको कि पूरे लिविंग सिस्टम में कोई जगह ही नहीं मिला, ठीक है, जिनके बारे में आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म दिया गया है, ठीक है, बोला जाता है उनको असेलुलर। बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे बहुत नीति क्वेश्चंस आते हैं। असेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, बचपन से आज तक जो आपने पढ़ा है, तो आपने यही पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास या तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा या यूकैरियोटिक सेल होगा, यस और नो? पढ़ा है ना आपने? यस चाहे तो उसके पास प्रोकैरियोटिक सेल होगा, चाहे उसके पास यूकैरियोटिक सेल होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन बोलूं, या जैसे ही मैं आपको बोलना स्टार्ट करूं, वायरस, मैंने यहाँ पे लिख दिया वायरस, क्या है ये, कैसा सेल है इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे पता नहीं कैसा सेल है इसके अंदर। रीजन क्या है, जो आप ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, दिस, ठीक है, दिस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आरएच विटेकर। इतनी बार आप मेरे मुंह से नाम सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिस चैप्टर से बच्चों को डर लगता है ना, जुबान पे होगा आपके मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर ने दिया है, किन्होंने दिया है? आरएच विटेकर ने दिया है, ठीक है। तो इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ध्यान दीजिएगा, जिन ऑर्गेनिजम्स का नाम मैंने असेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ लिखा है, असेलुलर मतलब नॉट सेलुलर, कोई नामो निशान है ही नहीं उसके पास, हमारे को समझ ही नहीं आ रहा हम क्या बोले इसको, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे, तो ये असेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है। क्या है ये? असेलुलर। तो वायरस जो है, आरएच विटेकर साहब ने बोला भाई मुझे तुम्हारे बारे में तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुमको कहाँ प्लेस करूँ, मोनेरा में डालूं, प्रोटिस्टा में डालूं, फंजाई में, प्लेंटी में, एनिमेलिया में, इसको कहीं जगह नहीं मिली, ठीक है। एक अगला ऑर्गेनिज्म आता है BIROIDS, विरोइड्स कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो दूसरा जो एक ऑर्गेनिज्म है जिसको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली, दैट इज विरोइड्स। अब इसके पास भी ना तो प्रोकैरियोटिक सेल है ना यूकैरियोटिक सेल है, आरएनए का एक टुकड़ा है जो बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? विरोइड्स हो गया, ठीक है।
विरोइड्स के बाद देन जो हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास प्रियॉन्स आता है। कौन आता है? प्रियॉन्स आता है। ठीक है, थोड़ा हैंग कर रहा है ये। तो वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेन सबने सुन रखा है, सारे बच्चों ने सुन रखा है। लाइकेन इज द एग्रीगेशन और एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स दैट इज एल्गी एंड फंजाई, है ना। लाइकेन सारे बच्चों ने सुन रखा है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई है। तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4-5 एग्जाम्पल लिख दिया जाएगा और बोला जाएगा इसमें से कौन सा ऐसा, और एक बैक्टीरिया का भी नाम लिख दिया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको कि आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह दी गई है। क्वेश्चन उल्टा हो गया। तो 4 आपके इधर से ऑप्शन में होंगे, एक आपको एडिशनल, सपोज कीजिए बच्चे को पता नहीं चला किसी बैक्टीरिया का नाम लिख दिया, ठीक है। एक मैं प्रियॉन्स बोल रही थी, मैं लिख देती हूँ। द प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ प्रोटीनेशियस बॉडी में प्रोटीन का कोई भी टुकड़ा जो कि बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह इंफेक्शन कॉज करता है, हम उनको प्रियॉन्स बोलते हैं। प्रियॉन्स के बाद देन आपके पास क्या है? लाइकेन। सबने सुना है ना, लाइकेन सबने सुन रखा है। एल्गी फंजाई का एसोसिएशन है लाइकेन। पहली बात तो ये बिठा लीजिए कि इसके बारे में कभी अपना सर नहीं फोड़ना कि इसको कहाँ डालें, किधर प्लेस करें, कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लेस करें। ये बात मैं हर क्लास के हर बैच के बच्चों को चैप्टर स्टार्ट करते के साथ बता देती हूँ। रीजन ये है, चैप्टर में पढ़ा रही हूँ, मोनेरा पढ़ा रही हूँ, बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है वायरस के बारे में। मैं बीच में प्रोटिस्टा का आया, क्राइजोफाइट, बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है मैडम विरोइड्स कहाँ लगे। मैंने आपको पहले ही ये बात क्रिस्टल क्लियर कर दी, इनके लिए कोई जगह नहीं है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनको बेदखल कर दिया गया, वहां से बोला गया जहां जाना है जाओ, बट मेरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। इस बात को आपको हमेशा, तो इनको हम क्या बोले? सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सेलुलर मतलब नॉट सेलुलर। जैसे बायोटिक का उल्टा अबायोटिक लिखते हैं ना, तो जब हम असेलुलर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? असेलुलर लिखेंगे, मतलब वो मैम सेलुलर क्योंकि नहीं है। इसका खुद का कोई लाइफ नहीं है इसीलिए। हाँ, ठीक है। अब जब हम मैम वायरस की, लाइकेन क्यों नहीं है? अब एक चीज देखिए, हाँ बोलिए। मैम एपोप्लस के लिए नॉन लिविंग लिख सकते हैं तो? फिर से बोलिए। मैम एपोप्लस के लिए नॉन लिविंग पार्ट लिख सकते हैं? नहीं, नॉन लिविंग भी नहीं लिख सकते, यही तो मैं बोल रही हूँ। मजे की बात तो यही है, ना तो लिविंग में जा रहा है ना नॉन लिविंग में जा रहा है, समझे। अभी आपको याद होगा कोरोना ने कितनी तबाही मचाई कि आपका 2 साल खत्म हो गया, हुआ या नहीं हुआ? सच्चाई से बताइए। यस बच्चों मैम। का जो पेस है वो खत्म हो गया, बिल्कुल लॉस्ट कंप्लीटली। मतलब जो बच्चा 9th में है उसको 7th 8th नहीं आता, जो बच्चा 11th में है उसको 9th 10th नहीं आता, जो बच्चा 12th में है उसको 10th 11th नहीं आता। किसकी वजह से हुआ ये? ना तो आपको किसी ने गोली बंदूक दिखाया, ना कुछ करा। किसकी वजह से? एक छोटे से वायरस की वजह से। दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वी कांट सी दिस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आवर नेकेड आई। हमें दिख नहीं रहा है, बट हमें इतना डर है इसके बारे में। क्यों डर है? बाहर बैठा है, अगर ये वायरस बाहर बैठा है तब ये नॉन लिविंग है, लेकिन अंदर अगर चला गया आपके, तो ये इतना मैम कोहराम लिविंग इन मचाएगा। होस्ट। हाँ, ये इतना कोहराम मचाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा अपने सपने में। तो जिसकी वजह से ये फंसा रह गया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसके बीच में ये फंसा रह गया। अब बेचारे पता नहीं चल रहे जाए किधर। सच्चाई ये फैक्ट हम किधर भेजें, कहाँ भेज सकते हैं? आधे ग्रुप जो है, आप जब पढ़ेंगे डिटेल से तो लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी। एक साइंटिस्ट आएंगे, स्टैनले साहब, जिन्होंने इसको नमक चीनी की तरह क्रिस्टलाइज कर दिया वायरस को। बोला देखो भाई, वायरस जो है इसको नॉन लिविंग बोलो आज से, मैंने क्रिस्टलाइज कर दिया। फिर दूसरे खड़े बोले अच्छा आपने क्रिस्टलाइज किया, थोड़ा इन्फेक्शन कॉज कराइए इससे। जैसे ही इन्फेक्शन कॉज किया, इन्फेक्शन मतलब किसी लिविंग होस्ट की बॉडी में जाएगा, तो जैसे ही इन्फेक्शन कॉज करने का काम किया, जैसे ही किसी लिविंग होस्ट की बॉडी में गया, तो ऐसा इन्फेक्शन कॉज किया जितना त्राहिमाम कोहराम किसी ने लिविंग बैक्टीरिया के बारे में भी नहीं सोचा होगा, उससे भी ज्यादा ये कोहराम मचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं, हम लोग ये पूरी डिटेलिंग तो पढ़ना ही है चैप्टर के एंड में। अभी मैंने आपको एक बेसिक बात ये सिखाई है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस है, विरोइड्स है, प्रियॉन्स है और लाइकेंस है। पहली बात तो आप यही बिठा लीजिए दिमाग में कि आर.एच. विटेकर साहब ने इनके सामने हाथ जोड़ दिए, बोला भाई मुझे तो नहीं पता चल रहा तुमको कहाँ प्लेस करना है,
कल को जाके कोई नया अगर टैक्सोनॉमिस्ट पैदा होता है जो तुम्हारे लिए कोई किंगडम बना सके तो बात की बात है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, आगे जाके हम कंप्लीट फुल डिटेलिंग करेंगे कैसा वायरस होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बैक्टीरियोफेज वायरस कैसा होगा, कल को जाके आपके सिलेबस में होगा कोरोना वायरस कैसा होगा, थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग, क्योंकि जो भी करंट अफेयर में चल रहा होता है उससे क्वेश्चन पूछने का राइट जो है हर किसी को होता है ना। तो ये बस हमने मैम इंट्रोडक्शन लाइकेन क्यों 5 किंगडम्स में नहीं आता? लाइकेन में देखिए, लाइकेन के पास है, अगर हम लाइकेन की बात करें अपना कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। अगर हम लाइकेन को टेक्निकली लिखें, एक्चुअली द लाइकेन इज एल्गी प्लस फंजाई। क्या है ये? एल्गी प्लस फंजाई है, ठीक है। तो जब ये एल्गी प्लस, एक मिनट में लिख दो, इक्वल कहाँ से जा रहा है यहाँ पे, हाँ बटन खराब हो गया, हाँ एल्गी प्लस फंजाई, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, तो जब ये एल्गी प्लस फंजाई है, तो अगर आप सोच रहे हैं अच्छा एल्गी है इसके पास, तो हम ऐसा करते हैं, मैं बोलूंगी कि चलो लाइकेन तुम लोग सारे प्लांट में चलो। फंजाई क्या बोलेगा, कैसे जाएगा प्लांट में, मैं भी तो हूँ, तो मैं, मेरा किंगडम तो फंजाई है। तो जिसकी वजह से फंस जा रहा है बीच में, समझे? अब इसके पास एल्गी भी यस है मैम। जो कि आप प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, इसके पास फंजाई भी है जो कि आप किंगडम फंजाई में ही पढ़ेंगे। बहुत शुरुआत की बात है, पहले की बात है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अर्ली टाइम में कैरोलस लिनियस साहब ने फंजाई को प्लांट्स में डाल दिया था, और प्लांट्स में बहुत सालों तक लोग पढ़ाई भी कर रहे थे, बोल रहे थे चलो बेचारे के पास सेल वॉल है, इसको प्लांट्स के अंदर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में क्या पता चला, इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना है। किसका बना है? काइटिन का बना हुआ। अब जब काइटिन का बना है तो बोला भाई क्या दिक्कत है तुमको, इसको एक्सेप्शन में डाल दो। तो एक बात याद रखिए, एक्सेप्शन एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, मिलियंस के नंबर में हो सकते हैं क्या? नहीं। पता चला कि भाई ये तो कॉस्मोपॉलिटन, अगेन द सेम वर्ड इज कॉस्मोपॉलिटन आ रहा है यहाँ पे वापस। तो फंजाई को फिर उठा के हमने क्या किया, प्लेस कर दिया, एक अलग किंगडम बना के बोला भाई ऐसा है, लो तुम्हारे लिए अलग किंगडम बनाया, तुम यही रहो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान किंगडम है, इसको पढ़ने में भी बच्चों की हालत खराब हो जाती है ना। तो एल्गी प्लांटी को जाएगा और फंजाई जो है वो फंजाई को ही जाएगा। तो ये तो फंस गया बेचारा लाइकेन, बीच में कहीं नहीं जाएगा, तो ये बाहर हो गया, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उससे बाहर हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में अगर और कोई डाउट है किसी को पूछिए, नहीं तो इसका जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो सिस्टमेटिक वे में हम लोग स्टार्ट करते हुए कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उसके पहले एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि नीट के एग्जाम में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से मिनिमम 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है आपके लिए कि 38 चैप्टर्स में से जो 90 क्वेश्चन नीट में पूछा जाना है, 90 में से 10 क्वेश्चन का मतलब 40 नंबर एक सिंगल चैप्टर से। तो इसका रीजन सबसे, आज तक तो 10 से कम क्वेश्चन, 10 बहुत मरे से मरा हो तो 9 से कम क्वेश्चन तो इस चैप्टर से नहीं देखा गया। मैंने आपको ये बात इसलिए समझाई कि आप खुद ही अपने मन में इस बात को बिठा लीजिए कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपके लिए कितनी ज्यादा है। ज्यादा का मतलब आप थोड़ा ध्यान देंगे क्लास में। अब ये नहीं कि पता चले ध्यान देने का मतलब आप मास्टरी करने लगिए एक छोटे से टॉपिक में, बाकी चैप्टर ही रखा रह जाए, वैसा भी नहीं है। मतलब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एनसीईआरटी की एक लाइन होनी चाहिए, ये मेरा बोलने का मतलब है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को आज की क्लास से? नो मैम। नो मैम। क्लियर बिल्कुल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट करते हुए और फिर चलेंगे। बहुत पहले तो एक टेबल है आपका, टेबल 2.1। सबसे पहले वो जो टेबल आपके सामने अवेलेबल है, मैं तो उसको याद ही करा देती हूँ पहले बच्चों को। आपको याद है मैंने टेबल 1.1 याद कराया है, आपको कराया है ना? यस मैम। टेबल 1.1 आप बिना देखे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं करा, उसको आप रिवाइज करेंगे आपसे बनेगा, श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ बनेगा आपसे। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपके पास जो टेबल 2.1 है, तो टेबल 2.1 एक्चुअली क्या है, पूरे 5 किंगडम सिस्टम जो है, 5 किंगडम्स जो है उसको कॉम्प्रेस करके सिर्फ एक किंगडम में वहां पे बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पहले समरी तैयार हो जाएगी चैप्टर की, तो उसके बाद इस चैप्टर को करना, पढ़ना, समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। लीव करूं मैं? यस मैम। थैंक यू। Yes, ma'am. थैंक Thank यू you, मैम। ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. वेलकम।